नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम एलिवेट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। और रोजाना की तरह आज भी रात के 8 बजे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ चुके हैं। और आज जो हमारी क्लासेस है ये है 13। और ये जो सीरीज़ है हमारा, ये बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी का एईडी के जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए ये सीरीज बनाया गया है। और साथ ही साथ ये जो हमारा सीरीज है क्राउन जीके का, जिसमें कि हम जो गाइड के रूप में क्राउन जीके जो बुक आता है उस बुक को मैं रेफरेंस लिया हूं। और उस बुक को आसानी से इजी तरीके से कैसे समझा जा सकता है इसके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन जो मेरा बेसिस है वो है कि आपको फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया जाए। ये ना कि आपको बस कॉन्सेप्ट बस आपको फैक्ट हटा दिया जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जाए। और साथ ही साथ एक टाइम बाउंड मैनर में हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि अभी हमारा जो चल रहा है वो अपना हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री चलने के बाद में हमारा जैसे ये हिस्ट्री ख़त्म होता है तो हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे जो गाइड बुक जो है, जो मेन पर्पस इसका यही है कि हम इससे कितना यूटिलाइज कर सके, कैसा इसका आउटपुट निकाल सके, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में ये बेहतरीन साबित हो सके। राइट, तो इसी फेम के साथ में साथ ही जो क्राउन जीके का जो बुक है ये आप बुक देख रहे होंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अपने पास में रखेंगे, अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद में मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से अच्छे खासे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से बढ़ते हैं आज के सीरीज की तरफ से। और यहाँ पे आज जो हमारा ये 13 क्लासेस है, उसके इससे पहले हमने 12 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो आप ज़रूर जाके देखें। ठीक है, तो हम यहाँ से आज अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लास अपना स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, तो बढ़ते हैं। तो आज जो देखेंगे कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ स्टार्टिंग से बात करें तो आज हम स्टार्ट करें आईएनए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, तो अब मैं इसी से सेट कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम देखेंगे वो हमारा आईएनए से स्टार्ट है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सारी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्लासेस जो है बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, इंग्लिश मीडियम से है तो भी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे जो कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बराबर कर दिया हूँ। दोनों कंटेंट आपको मिल जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। और आज जो हम देखने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ये बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें बैक टू बैक यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो दरोगा का एग्ज़ाम जो है बिहार दरोगा का, वहाँ से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ये जो कंटेंट है इंग्लिश में है। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ देखेंगे ना, अगर आप पीडीएफ चेक करेंगे तो उसमें आपको हिंदी में कंटेंट मिल जाएंगे। यानी कि हम किसी तरह से भेदभाव नहीं किए दोस्तों। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी ये कंटेंट अवेलेबल है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना लगे कि यहाँ पे जो कंटेंट मैं पढ़ाऊँगा कल इंग्लिश से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी दोनों को कंबाइन कर दिया हूँ, ताकि दोनों लोग को अच्छा लगे, दोनों लोग को इसका यूज हो सके और दोनों लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे अगर मैं इस पीडीएफ को अगर ऐसे पढ़ाऊँ आपको, ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसमें कंटेंट काफ़ी है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट तो बता नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मैं क्या हूँ कि ये जो पीडीएफ जो है इसको मैं हटा देता हूँ और आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा ना तो फिर आप अच्छे क्वेश्चन को पिक कर पाएंगे। राइट, और इसी के साथ कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट तो होता ही है। जो भी गाइड बुक लेंगे वहाँ पे कंटेंट तो होगा ही, लेकिन उसको कंसाइज करना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है आईएनए, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के हमारे टॉपिक है। अगर इसके विजुअल्स के थ्रू जाएँ तो विजुअल्स अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसमें विजुअल्स आपको दिखाते हैं, ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो। अब फिर मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू लेकर चलूँगा, ताकि आप लोग को समझने में किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। राइट, तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये देखिए, इसको आज़ाद हिंद फौज बोलते हैं, इनको इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही नाम है,
इंडियन नेशनल आर्मी हो या आज़ाद हिंद फौज। अब इसका कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड, अब आप लोग रिलैक्स होकर सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आखिर जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारे बातें आपके बुक में अवेलेबल होंगे, लेकिन जो बातें नहीं होगा, एक्स्ट्रा बातें मैं अलग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब सब कुछ रिलैक्स होके अपना अब मेरी तरफ फोकस कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको समझा पाऊँ, अब मेरा जो पर्पस जो है वो फुलफिल हो सके। तो सबसे पहले कि अगर इससे जुड़े व्यक्ति की बात करूँ कि अगर इसके जो फाउंडर जो था, ठीक है, अगर इसके फाउंडर की बात करूं, INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज का अगर फाउंडर पूछ लेता है तो इसका फाउंडर होता है रास बिहारी बोस। फाउंडर कौन है? तो जो फाउंडर इसमें अगर पूछा जाता है तो आपका रास बिहारी बोस होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर इनिशियली एज में पूछे, इनिशियली एज में एक होता है ना प्रारंभिक दौर में, तो अगर प्रारंभिक दौर में पूछता है, प्रारंभिक दौर में कौन है, तो वो आपका होता है यहाँ पे मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह जो होता है वो होता है आपका इनिशियली एज में। और उसके बाद में यहाँ पे एक फेज होता है, फेज 1 फेज 2। तो अगर इनिशियली पूछे एग्जाम में, इस तरीके से पूछे इनिशियली इसका फाउंडर कौन है, तो वो आपका हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। अगर यहाँ पे फर्स्ट फेज पूछ ले, यानी फेज 1 के बारे में पूछ ले, फेज 1, तो फेज 1 में आपका हो जाता है रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। अब फिर उसके बाद में आता है सेकंड फेज, सेकंड फेज में आता है सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आप चल रहा हूँ और आपको बताने का पूरे प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा कोशिश ये रहता है कि आप चीज़ें यहाँ से समझ के जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन पिक कर लेंगे तो मेरा पर्पस कंप्लीट होगा। तो यहाँ से बात करते हैं कि INA, ठीक है, INA दोस्तों होता ही है ना कि बहुत सारे लोग अभी कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, अब बस क्योंकि लोग को डरा करके जैसे तैसे करके कोर्स बेच रहे हैं। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि जब कंटेंट आपके पास है, जानकारी आपके पास है, तो कोर्स क्यों लेंगे। आप 1 घंटा टाइम दीजिए डेली इस चैनल पे, और आपको यहाँ से देखिएगा बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो INA के बारे में बात करते हैं। तो होता ये है ना कि INA के जो मेंबर था, जैसे कि कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, तो कैप्टन मोहन सिंह के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो लोग था INA का मेंबर जो था, मतलब जितने भी लोग थे, वो सारे जो लोग थे वो सारे आर्मी में थे, लेकिन ब्रिटिश के आर्मी में थे। किसके आर्मी में थे? ब्रिटिश के आर्मी में, ठीक है। अब ब्रिटिश के आर्मी में थे तो हुआ ये कि जापान अटैक करता है साउथ ईस्ट पे, ये साउथ ईस्ट मतलब ताइवान वाला जो साइड हो गया, इंडोनेशिया सब जो साइड हो गया, तो वहाँ पे इनकी पोस्टिंग था माले में, ठीक है। जब वहाँ पे उसकी पोस्टिंग था तो अब होता ये है कि जो ये मोहन सिंह जो था, ये मलाई पोस्ट है, तो वहाँ पे जापानीज आर्मी जैसे यहाँ पे अटैक करता है तो जो भारतीय जो सैनिक था वो वहाँ पे सरेंडर कर देता है। अब सरेंडर कर देता है तो सरेंडर करने के बाद में इन लोग को कहाँ लेके चला जाता है? लेके चला जाता है दोस्तों कहाँ? तो लेके जाता है जापान, ठीक है, जापान लेके चला जाता है, राइट। अब जापान लेके चला जाता है तो वहीं पे एक मेंबर होते हैं, एक क्रांतिकारी लीडर होते हैं जिसका नाम होता है रास बिहारी बोस। क्या नाम होता है? रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। अब रास बिहारी बोस वहीं पे एक जो रिफ्यूजी जो होता है, रिफ्यूजी यानी जो INA के मेंबर जो था वो रिफ्यूजी था, सरेंडर किया हुआ था, उनको ले करके और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है टोक्यो के अंदर में कॉन्फ्रेंस करता है मार्च 1942 के अंदर में। तो टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस करता है और साथ ही साथ वहाँ पे डिसाइड करता है कि हमें एक फॉर्मेशन बनाना चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू में यहाँ पर पता चलता है कि हमें INA बनाना चाहिए, इंडियन नेशनल आर्मी करके। तो यहीं पर रास बिहारी बोस जी बनाते किया INA, ठीक है। तो यानी एक बार एग्जाम में पूछा था कि INA जो था इंडियन नेशनल आर्मी किसकी दिमाग की उपज थी? तो दोस्तों दिमाग की उपज रास बिहारी बोस जी के था। कौन था? रास बिहारी बोस, इसकी दिमाग की उपज था। अब बात करते हैं कि इनिशियली लेवल में जो ऑर्गेनाइज किया था कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि ये भी उसके मेंबर था जो उन्होंने सरेंडर किया था, राइट। अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे इससे जुड़े थे और जो फैक्टर्स वगैरह है वो सब सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे रास बिहारी बोस ने एक और कॉन्फ्रेंस किया था टोक्यो के अंदर में 28 से 30 मार्च तक, 28 से 30 मार्च तक 1942 में। वहाँ पे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था,
रास बिहारी बोस जी ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया था। अब रेजोल्यूशन क्या था वो था समझ लेते हैं और हम दोनों लोग कि वहाँ पे रेजोल्यूशन जो था आपका, उसमें ये बात कहते आज़ाद हिंद फौज जो होगा ये फ्री इंडियन लीजन होगा, यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको 1 सितंबर 1942 को फर्स्ट डिवीज़न के थ्रू 16,300 लोग उसमें शामिल हुआ था। आप देख रहे हैं 16,300 लोग यहाँ पे इसमें शामिल हुआ था, किस में, INA में। और ये कब की बात है, ये बात है आपका 1 सितंबर 1942। यहाँ पे जो टाइम का जो है, टाइम पे आप उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एज ए रेफरेंस काउंट करने के लिए हम टाइम को डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी फॉर्म रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ समझते चलेंगे, राइट। तो ये जो भी चीज़ें जो था, जैसे कि रास बिहारी बोस जी, उसके बाद में कैप्टन मोहन सिंह, ये सारे जो लोग था, इनको जो काउंट करते हैं फर्स्ट फेज काउंट करते हैं। इनको जो काउंट करते हैं फर्स्ट फेज में, कि फर्स्ट फेज में कहाँ पे बना था INA, तो ये टोक्यो के अंदर में बना था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सीधा जवाब देंगे कि टोक्यो में बना था, पहला फेज जो था INA का टोक्यो के अंदर में। अब दोस्तों यहाँ पे आता है दूसरा फेज। और दूसरा फेज हमारे लिए एग्ज़ाम के परपेक्स से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे देश के बहुत बहादुर लीडर सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे आ जाता है रोल। अब इनका रोल आ गया तो अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे बारे में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है, पहचानते ही होंगे इन्हें। अब सुभाष चंद्र बोस जी टोक्यो गया पहले, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस से निकलने के बाद में जब इन्होंने कांग्रेस से फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाया था कांग्रेस के अंदर में रिजाइन देने के बाद में, तो इनके घर में ही इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसे घर में ही हाउस अरेस्ट कर लेता है। तो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलते हैं, फिर रसिया जाते हैं, रसिया से फिर जाते हैं जापान, क्योंकि उस समय चल रहा था क्या, विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा वाला विश्व युद्ध जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी सेकेंड फेज जब आते हैं, INA का सेकेंड फेज, INA का सेकेंड फेज, ठीक है। तो ये टोक्यो से कहाँ जाते हैं, जापान, और जापान में PM से मिलता है। जापान से जो टोक्यो जगह है जापान के अंदर, तो PM से मिलता है। अब PM से मिल के क्या बोलते हैं, PM इसे जो जापानीज जो PM था, इन्हें आश्वस्त करता है, इन्हें प्रॉमिस करता है कि जापान जो है ना, ये इनका जो जापान का जो टेरिटोरियल डिसीजन जो है इंडिया के ऊपर नहीं है, या इंडिया के ऊपर अटैक करने का डिसीजन नहीं है। तो आप निश्चित रहिए जापान आपके इंडिया के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। अब जैसे ये बात जो PM जो है, PM कौन, जापानी PM जब ये बात बोलता है बोस जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, तो अब ये इंश्योर हो जाते हैं कि अगर ये मतलब जापान जो है इंडिया पर अगर अटैक नहीं करेगा तो डैट्स मीन्स कि हमारे पास जो आर्मी है, जो सेना है, हम इसको क्यों नहीं यूज करें, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश का जो पावर है वो इंडिया में है। और यहाँ पे 2 ब्लॉक बना हुआ था। पहला ब्लॉक जो था जिसमें कि यहाँ पे देखेंगे कि रसिया था, USA था, ब्रिटिश था, इन सब का अलग ग्रुप था। जापान का, इटली का, जर्मनी का, इसका अलग ग्रुप था। तो अब इन्होंने जो जापानी जो PM जो था, उन्होंने ये बात बोला सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में बैठक में कि आप ऐसा कीजिए ना, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके पास जो आर्मी जो है, जिसे जो रिफ्यूजी ग्रुप में आप लोग रख रहे हैं जापानीज में, जापान के अंदर में, आप वो आर्मी मुझे दे दीजिए। अब मैं इसी आर्मी के थ्रू जो ब्रिटिश जो इंडिया में है उसको मैं भगाऊंगा, मैं अपना देश आज़ाद करूंगा, ठीक है। तो PM से ये बातें सब हुआ, तो जापानी PM जो था ये बात उनके मान गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आर्मी जो था, तो वहाँ पे जो आर्मी था, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था सारे आर्मी को कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यही चीज़ बहुत फेमस होता है कि बार बार सुने होंगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो ये बात बोलता है। तो सारे जो भी वहाँ पे क्रांतिकारी था, जो भी वहाँ पे आर्मी के लोग था, तो सब के लोग में मन में एक मोटिवेशन भर जाता है कि हमें देश आज़ाद कराना है। क्योंकि हम अभी तक किसके लिए हम सर्व कर रहे थे, किसकी सेवा कर रहे थे, तो हम सेवा कर रहे थे ब्रिटिश को। लेकिन अब हम ब्रिटिश
को सेवा न करके अब हम देश की सेवा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़े मोटिवेशन आपका हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में बोस जी रिटर्न आते हैं कहाँ, सिंगापुर। और सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ आते हैं, सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर आने के बाद में अपना एक सेटअप करता है सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर देख रहे होंगे कि 21 अक्टूबर 1943 को एस्टेब्लिश करता है प्रोविंशियल आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर के अंदर में, ठीक है। अब ये अपने को स्वतंत्र सरकार चलाने लगा सिंगापुर से ही, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि मैं प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर लिया हूँ, ठीक है। जिसका इन्होंने हेडक्वार्टर भी लॉन्च कर दिया। इनका जो हेडक्वार्टर जो था, INA का जो हेडक्वार्टर था, पहला हेडक्वार्टर था यहाँ पर रंगून में। रंगून कहाँ, बर्मा में, ठीक है। और दूसरा हेडक्वार्टर था सिंगापुर। और सिंगापुर से ही इन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी दिया था कौन सा नारा, दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। तो ये सारे बातें इससे रिलेटेड है। आप लोगों से प्रोविजनल गवर्नमेंट का डेट पूछ लेता है, तो ये डेट जो है आपका, ठीक है, ये डेट है 21 अक्टूबर 1943। आप बिल्कुल इसे याद करके रखेंगे, ये डेट बिल्कुल नहीं भूलना है। 21 अक्टूबर 1943 आपसे पूछ लेता है। अभी प्रीवियसली जो BPSC एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये डेट पूछा गया था, तो आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये सब चीज़ें जो कंसाइज वे में आपको याद रखना है, आपका एग्ज़ाम से यही से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये सारी चीज़ें वर्क कर रहा था। अब गांधी जी को, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये अपना सेना लेकर के आ रहे थे, तो इन्होंने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करता है और गांधी जी को उनसे परमिशन मांगता है, उनको नेशनल फादर का टाइटल देता है, उन्हें नेशनल फादर कह के बोलते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी हैं, उनसे हम आदेश लेना चाहते हैं कि अब हमारी जो सेना है आज़ाद हिंद फौज, ये पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से ये अग्रेसिव है और पूरी तरह से ये कैपेबल है कि जिससे कि ब्रिटिश को देश से भगाया जाए। आप मुझे परमिशन दें ताकि मैं अपने देश को, अपनी जो सेवा है, मतलब अभूतपूर्व जो सेवा है वो मैं कर सकूं। गांधी जी से परमिशन मांगते हैं रेडियो के थ्रू, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होते हैं यहाँ पे। अब परमिशन मिल जाता है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो INA का जो बटालियन जो था, INA का जो बटालियन था, ये इंडिया पर चढ़ाई करता है। INA का बटालियन जो था उस इंडिया पर चढ़ाई करता है। इम्फाल कैंपेन करता है, ठीक है। इम्फाल कहाँ है, मणिपुर, इम्फाल जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड है, वहाँ पे इम्फाल कैंपेन करता है। और इसको जो लीड करता रहता है उसका नाम है शाहनवाज। याद रखेंगे ये नाम, शाहनवाज, ठीक है। इम्फाल कैंपेन क्या था उस समय, ठीक है। तो शाहनवाज, इम्फाल कैंपेन क्या था, लीड कर रहा था शाहनवाज, राइट। और दोस्तों यहाँ पे इम्फाल वाला जो कैंपेन हुआ था ना, यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने हरा देता है, ये जो INA बटालियन जो था इसको हरा देता है। और जो ये शाहनवाज जो था उसको ब्रिटिश कैप्चर करके उसे रंगून भेज देता है मई 1945 में। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बात कब की है, मई 1945 की है, ठीक है। मई 1945 का है। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि मई 1945 की बात है। और इसी के साथ में जो सुभाष चंद्र बोस जी था, सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे ये जो रेडियो पे जो परमिशन मांगा था, ये जुलाई महीने में मांगा था, ठीक है, 1944 में। अब मई में ये घटना क्या हुआ, मई में हुआ ये घटना, आपका शाहनवाज जो था ये इम्फाल पे अटैक कर रहा था, लेकिन इन्होंने सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब कैप्चर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी का ये जो घटना जो हुआ था 1945 में, ये जो मतलब इम्फाल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि इसके जो आर्मी जो था उन्हें कैप्चर कर लिया गया, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होता है, आप आगे बात करेंगे। तो उसी समय में सुभाष चंद्र बोस जी का जो डेथ का जो डेट है, आप इसे नोटिस करेंगे, ये है 18 अगस्त 1945 को। दोस्तों होता ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी प्लेन में बैठ करके कहीं जा रहे थे, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे देखें कि इम्फाल कैंपेन जो था वो ब्रिटिश हरा देता है और फिर रंगून को कैप्चर कर लेता है दोबारा से। पहले कैप्चर किए थे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन बाद में ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है। ये कब की बात है? मई 1945 की। और सुभाष चंद्र बोस जी का मतलब प्लेन क्रैश कब होता है? ये होता है 18 अगस्त 1945 को। आप डेट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से इवेंट हुआ है। यानी मई 1945 में शाहनवाज पकड़े जाते हैं और 18 अगस्त उसी सेम साल में 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन क्रैश हो जाता है। और ये प्लेन क्रैश होता है ताइवान में। दोस्तों ताइवान में होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं ना कि जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो उस समय प्लेन क्रैश में नहीं मरे हुए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जी कुछ कंस्पिरेसी का शिकार हो गए या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ एविडेंस है नहीं, ये सारे मैथोलॉजी है। अब तक कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं निकला जिसके ये प्रूव कर सके कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे या उसके बाद भी जिंदा, प्लेन क्रैश के बाद भी जिंदा थे, ठीक है। लेकिन यही है ऑफिशियल डेटा, तो यही है कि सुभाष चंद्र बोस जी प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान में मतलब वहीं पे ख़त्म हो गए थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझना ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फोर्सेड जो प्रिजनर जो था, जैसे कि शाहनवाज हो गया, ठीक है, शाहनवाज खान हो गया, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन हो गया, पीके सेंगल हो गया, तो इन लोगों पे ना कॉन्स्पिरेसी चार्ज चलाया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेड फोर्ट का ट्रायल, रेड फोर्ट का ट्रायल बोलते हैं, रेड फोर्ट का ट्रायल। अब ये रेड फोर्ट का ट्रायल क्या है? तो लाल किले के ऊपर, लाल किला जो है ना, लाल किला के ऊपर जो ये जो लोग जो थे, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब पे एक ट्रायल चलता है, मतलब इन लोग पे देशद्रोही का जो मुकदमा चलता है। ये कब चलता है? 5 नवंबर को, 5 नवंबर 1945 को, ठीक है। अब डेट को थ्रू चलेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो यहाँ पे रेड फोर्ट पे यानी लाल किला पे ट्रायल चलता है। ये ट्रायल किस किस के ऊपर चलता रहता है? आपको एग्जैक्ट नाम याद रखना है, क्योंकि ये सब नाम आपसे पूछ लेंगे, जैसे कि शाहनवाज खान, इम्फाल कैंपेन किया था इन्होंने, ठीक है। इम्फाल कैंपेन किया था, तो जिसमें कि ये हार जाते हैं, अब ब्रिटिश इसे पकड़ लेता है, तो ये शाहनवाज खान वही है। साथ ही साथ गुरबख्श सिंह, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, और एक था पीके सेगल। अब इन लोगों पे मुकदमा चलता है, तो इनको बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे लीडर आते हैं, इनके डिफेंस में, इनको बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से आते हैं भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, आसफ अली और नेहरू जी। ये सब आते हैं इनके सपोर्ट में कि इनके ऊपर ऐसा कुछ ना हो। लेकिन दोस्तों यही होता है कि अंग्रेजी शासन जो होता है ना, आप कितना भी डिफेंस करते थे, तो इन लोगों को फांसी की सज़ा होता है, ठीक है। इन लोगों को क्या होता है? फांसी की सज़ा होता है। ये जैसे शाहनवाज हो गया, शाहनवाज खान, गुरबख्श ढिल्लो, पीके सेगल, ठीक है, पीके सेगल, इसको फांसी की सज़ा होता है। लेकिन दोस्तों देश में इतना प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि इन लोग को फांसी की सज़ा नहीं होता है। फांसी होने के बाद इनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाता है, ठीक है। तो ये फांसी की सज़ा इनका माफ़ हो जाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं रेड फोर्ट ट्रायल, यानी कि लाल किले के ऊपर में इनका केस चला था। और उस केस से जुड़ी हुई बात ये है कि किसके ऊपर केस चला था? तो ये चला था शाहनवाज के ऊपर, गुरबख्श के ऊपर और पीके सेगल के ऊपर में। इसके डिफेंस में कौन लोग था? तो भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, आसफ अली और नेहरू जी। तो ये सब इनके डिफेंस यानी वकील थे, ठीक है, वकील थे। तो आपको इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो INA डे जो है, इंडियन नेशनल आर्मी, ये 12 नवंबर है आपका। INA का जो है 12 नवंबर है। ये सारी चीज़ आपके बुक में लिखा हुआ है, बस मैं एज अ कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बुक में कंटेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, इसीलिए मैं आपको जोड़ रहा हूँ उससे, ठीक है। तो ये आपका जो था, ये INA से रिलेटेड बातें था, आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड बातें था। अगर आप इसको एक बार और देखेंगे या अगर आप आराम से देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इस तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट हमारे सामने में क्या चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब हमारे सामने में क्या है? नेक्स्ट चैप्टर, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें मैं अभी बताया हूँ, जैसे कि रेड फोर्ट का ट्रायल जो चला था उसमें किसके कौन कौन सा मेंबर था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपके पास में ये पहले एक इशू होता था कि हमें नोट्स नहीं आता, हम कैसे पढ़ेंगे, तो इन सब का इशू नहीं होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है। अब हमारे सामने एक जो इंसिडेंट हुआ था वो चला था आपका राजगोपालचारी फार्मूला। ये आपको समझाते थे ये राजगोपालचारी फार्मूला क्या है, ताकि आपको पास में इनफ कंटेंट हो, आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे होगा तो ओके दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया कि आप ये जो आईने का ट्रायल जो चला था, ठीक है, ये लाल किला के ऊपर चला था, तो यही जो मेंबर है, ठीक है, ये शाहनवाज जी, ठीक है। इमेज इसलिए दिखा रहा था कि आपके दिमाग में रिकॉल कर पाएँ। ये ढिल्लो असी, ये सेगल साहब, ठीक है, ये 3 मेंबर जो थे आईने का मेंबर था आपका, राइट। तो इस तरीके से ये भी हम देख लिए हैं। अब सी राजगोपालचारी फार्मूला देखते हैं। तो सी राजगोपालचारी फार्मूला क्या है वो थोड़ा देखने से पहले मैं थोड़ा विजुअलाइज कर लेता हूँ कि हमारे पास है या नहीं है। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, ये है आपका सी राजगोपालचारी जी, ये ठीक है। अब इसमें क्या था वो थोड़ा आपसे बात कर लेता हूँ कि आखिर ये राजगोपालचारी फार्मूला में क्या था। ये 1944 में होता है आपका, ये आपका कब होता है 1944 के अंदर में, ठीक है। आप मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए कंटेंट आपके पास होगा, कंटेंट मैं आपको दे भी दूंगा, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो मैं लिंक कर रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे, वो बुक पढ़ने से आपको नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए एनालिसिस चाहिए। हम लोग एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे आखिर ये सी राजगोपालचारी फार्मूला लागू क्यों हुआ था, मतलब लाया क्यों गया था, ये हम समझते हैं। तो दोस्तों होता ये है ना, ये कब की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये 1944 में हुआ था, ठीक है। कब 1944 में ये आया था सी राजगोपालचारी फार्मूला, सही है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये फार्मूला क्यों लाया गया था। दोस्तों होता ये है ना कि मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग, ये 23 मार्च 1943 में यानी कि 1943 में ये मतलब डिक्लेयर कर देता है कि पाकिस्तान फाइनल गोल है। मतलब मुस्लिम लीग डिक्लेयर कर देता है 1943 में ही कि अब पाकिस्तानी फाइनल गोल है मेरे हम लोग का भाई, पाकिस्तानी फाइनल गोल है, यानी कि जो स्वतंत्रता जो है वो सब चीज़ें बाद की बात है, वो कांग्रेस अपना जाने। अब मेरा जो फाइनल गोल है वो क्या है, वो है आपका फाइनल जो गोल है मुस्लिम लीग का, वो है कि पाकिस्तान मुझे चाहिए। मतलब अपना डिक्लेयर कर लिया कि पाकिस्तान मेरा फाइनल गोल है मार्च 1943 में। अब इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ पे क्रिप्स मिशन फेल हो गया है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। क्रिप्स मिशन फेल हुआ, फिर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी दौरान में पाकिस्तान जो था ये 1943 मार्च महीने में ये डिक्लेयर करता है खुद से कि मैं पाकिस्तान अब हम लोग का फाइनल गोल है, बगल पाकिस्तान से कुछ भी थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, फाइनल गोल यहाँ पे पाकिस्तान है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाए वो आप समझाते हैं। तो इसीलिए आया था सी राजगोपालचारी फार्मूला। क्या आया था, सी राजगोपालचारी फार्मूला, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये फार्मूला में था क्या। एक्चुअली हम लोग पढ़ते बार बार हैं, लेकिन इसमें जो मेन जो चीज़ें होता है वो समझ ही में नहीं आता है। अगर आप वो चीज़ नहीं समझेंगे ना तो आपको हिस्ट्री बहुत टफ लगेगा, मतलब समझ ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि पढ़ने वक्त में पढ़ तो लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था और था क्या, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि सी राजगोपालचारी फार्मूला जो था वो क्या था। तो सी राजगोपालचारी फार्मूला में ये बातें कहा गया था कि देखिए हम दोनों लोग साथ में रहते हैं, यानी कि बातें ये था कि अभी हम लोग को साथ में आना, कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे मुस्लिम लीग भी अलग से ही देश बनाने की बात कर रहा है, उनका फाइनल गोल ही अब पाकिस्तान है। तो इस कंडीशन में दोनों लोग साथ आया, और साथ आकर के इन्होंने सी राजगोपालचारी जी ने एक बात बोला था इनका जो फार्मूला के अनुसार से कि देखिए पहले हम देश आज़ाद करवा लेते हैं, ठीक है, जैसे कंप्लीट रूप से देश आज़ाद हो जाएगा तब हम लोग ने एक फैसला एक तय करेंगे। तय ये किया है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी जो एरिया है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो है जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में
मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में हम प्लेबिसाइड करा लेंगे। प्लेबिसाइड मतलब दोस्तों होता है जनमत संग्रह, मतलब जनमत संग्रह करा लेंगे। एक्चुअली दोस्तों दो चीज़ जो टर्म्स है ना, उसका हिंदी में मतलब एक ही है, लेकिन इंग्लिश में मतलब उसका अलग होता है। एक होता है रेफरेंडम, एक होता है प्लेबिसाइड। तो रेफरेंडम का भी मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि एज ए वोट करना कि हाँ मुझे पसंद है इसमें रहना या नहीं रहना, राइट। तो यही बात बोला था कि प्लेबिसाइड हम कराएंगे जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी जो क्षेत्र है वहाँ पे हम प्लेबिसाइड करा लेंगे। हम डिसाइड कर लेंगे आज़ादी के बाद में कि हाँ कि वहाँ के लोग क्या चाहता है, क्या वो अलग देश चाहता है या साथ में रहना चाहता है। इस टाइप का ये सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला था कि पहले हम लोग देश आज़ाद करवा लेते हैं, बाद में हम डिसाइड कर लेंगे एज ए प्लेबिसाइड जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा मुस्लिम साथ देगा, हमें देश बनाना चाहिए अलग से, तो बना लीजिएगा, पहले देश तो आज़ाद हो जाए। तो यहाँ पे प्लेबिसाइड का यहाँ पे बात था। प्लेबिसाइड, ये प्लेबिसाइड सुनते ही मुस्लिम लीग वाले ना एकदम बौखला गया। उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि अगर देश आज़ाद हो जाए तो मैं पाकिस्तान ले पाऊँगा, क्योंकि उन्हें चाहिए था पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुस्लिम लीग को ये कॉन्फिडेंस होता कि मुसलमान मेरा साथ देगा, तो ये प्लेबिसाइड वाला जो इशू था इस पर वो सिग्नेचर कर देता, क्या प्रॉब्लम था। अगर मान के चलिए, अगर मुझे पता हो कि हाँ हमारे फेवर में ही वोट आएगा, मैं काम इसके लिए ही कर रहा हूँ, ये लोग मुझे ही चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे प्लेबिसाइड का बात आया, ठीक है, जनमत संग्रह इसका मतलब होता है, जैसे ही बात हुआ जनमत संग्रह का, मुस्लिम लीग भड़क गया, बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, और मुस्लिम लीग इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया इस फार्मूला को। अब इसी वजह से ये जो सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है ये रिजेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, टफ क्वेश्चन पूछेगा, अगर टफ क्वेश्चन हो गया तब पूछेगा कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो था वो क्या था। तो आपको बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखना है कि जो मुस्लिम जो प्रोविंस है, मुस्लिम जो प्रांत था जहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा था, मान चलिए मुस्लिम की आबादी बड़ा क्षेत्र है, तो इनका जो सी राजगोपालाचारी का मानना था कि हम लोगों से जनमत संग्रह करवाएंगे, वो भी पूरे भारत भर में नहीं, जहाँ पे मुसलमान की आबादी ज़्यादा है वहीं पे, जहाँ पे मुसलमान की आबादी ज़्यादा है वहीं पे हम जनमत संग्रह कराएंगे। अगर वो लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे अलग देश चाहिए, तो अलग देश ले लीजिएगा। अगर वो लोग बोलते हैं नहीं हम साथ में रहेंगे, तो साथ में रहिएगा। लेकिन ये सब चीज़ें कब, देश आज़ाद होने के बाद, ठीक है। तो ये था सी राजगोपालाचारी फार्मूला। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सी राजगोपालाचारी फार्मूला था, जिसे कि मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं हम नहीं मानेंगे ये सब वैसा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे सी राजगोपालाचारी फार्मूला यहाँ पे फेल हो जाता है, राइट। अब हमारे सामने में एक जो पैक्ट है वो है आपका देसाई लियाकत के पैक्ट, मतलब इसे बोलते हैं देसाई लियाकत समझौता। तो वो क्या है वो तो आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है, ठीक है, देखिए आपके बुक में सारी चीज़ें रहता है लेकिन इमेज वगैरह नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसे थोड़ा इजी करने के लिए इमेज वगैरह की यूज कर रहे हैं। देखिए ये जो है ये आपका है, ये है देसाई जी और ये है लियाकत अली। ये कांग्रेस से था, कांग्रेस से, और ये था मुस्लिम लीग से, ठीक है। तो ये जो देसाई लियाकत का जो मतलब समझौता जो था, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कि आखिर इसमें क्या था। तो जैसे कि आपको बता दिया, ये कौन था, ये था कांग्रेस से और ये था मुस्लिम लीग से। दोस्तों अब इन दोनों में बात क्या हुआ था कि इन दोनों में बात ये चल रहा था कि हम लोग ना ज्वाइंट इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं, जो अंतिम जो गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार हम लोग ज्वाइंटली बना लेते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों मिल कर बना लेते हैं। और वो जो इंटरिम गवर्नमेंट जो होगा, अंतिम जो सरकार जो है अंतरिम सरकार, उसमें इक्वल नंबर होगा नॉमिनेटेड मेंबर, जो इक्वल नॉमिनेटेड मेंबर होगा उसमें, ठीक है। और दोनों लोगों की तरफ से, जैसे कांग्रेस की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से एकदम इक्वल नंबर होगा आपका। और उसमें आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसमें होगा इक्वल नंबर। सेंट्रल में हम लोग साथ में रहेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर जितना आएगा दोनों के साथ में एक ही साथ रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये भी फार्मूला जो था ये देसाई लियाकत का, ये भी मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ये बोला कि
जो ये लियाकत अली जो है उनकी अथॉरिटी नहीं है इस टाइप का कोई भी कमिटमेंट करने का या इस टाइप का कोई भी कोई भी चीज़ करने का। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो भी लीडर था, कांग्रेस के लीडर भी ये बात बोला कि ये मैं इससे अवेयर नहीं था, ये मुझे पता नहीं था। यानी कि ये भी जो था देसाई लियाकत पैक्ट ये भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे ना दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये ऐसे हवे हवाई बात था, ये सिगरेट फार्मूला था, सिगरेट पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। तो इन सब चीज़ों से एक्चुअली क्वेश्चन उससे बनता है जो पब्लिक डोमेन में हो, जिसके बारे में एनसीईआरटी में क्लैरिटी हो, स्पष्ट चीज़ें लिखा हो। ठीक है, तो ये आपका इन सब चीज़ों से उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसलिए इतना ही जानकारी रखिए, इसके बियॉन्ड आपकी जानकारी जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। राइट, इसी तरह से हम देखते हैं बेवल प्लान। बेवल प्लान जो है जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, तो वो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये बेवल या शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है। ठीक है, इसमें कुछ मेजर स्टेप लिया हुआ था, तो इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बेवल प्लान क्या है। तो बेवल प्लान आपको दिखा देते हैं कि बेवल प्लान आपका कौन से टॉपिक में आता है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ हैं, तो आपका बुक का रेफरेंस, क्योंकि आप लोग हल्ला करने लगते हैं कि बुक में कहाँ है, बुक में कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए आपको दिखा देते हैं कि बुक में है या नहीं है ये सब चीज़ें। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, मैं थोड़ा आपको पेज दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भी कॉन्फिडेंस में रहे कि हाँ कि ये सारी चीज़ें हमारे बुक से ही रिसोर्सेज से आ रहा है, कोई चीज़ बाहर से नहीं आ रहा है। ठीक है, यही पर्पस है। देखिए सी राजगोपालचारी फार्मूला था, ये लियाकत, ये जो देसाई लियाकत पे जो पैक्ट था वो था आपका। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये जो बेवल प्लान आपका है। ठीक है, बेवल प्लान ये यहाँ पे है, और हिंदी में भी आपको इसी तरीके से कंटेंट। ठीक है, मैं वो भी दिखा दूंगा। तो ये बेवल प्लान है। अब बेवल प्लान क्या है वो थोड़ा आपको समझा देते हैं। एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि लाइन बाय लाइन समझाऊँ, लेकिन लाइन बाय लाइन अगर मैं ऐसे पढ़ने लगूंगा ना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम आप बेवल प्लान समझते हैं। अब बेवल प्लान से रिलेटेड जो भी फैक्ट वगैरह है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयुक्त है, हम ऐसे कुछ भी नहीं बोल देते हैं। जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, वही चीज़ बातें करते हैं। तो अब हम बात करते हैं तो बेवल प्लान की। ठीक है, बेवल प्लान इसी के दोस्तों शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी को बेवल प्लान को ही शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। और इसमें क्या बातें हुई है आप थोड़ा वो समझते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, तो बेवल प्लान में क्या बोलता है ये लोग वो थोड़ा समझते हैं। तो बेवल प्लान जो अनाउंस हुआ था ये 14 जून 1945 को हुआ था, यानी कि देसाई लियाकत पैक्ट के रिजेक्ट होने के बाद में। इसमें जो प्रोविजंस होता है, ठीक है, इसमें प्रोविजंस क्या होता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जो है सेंट्रल लेवल पे, या आप यहाँ पे देखिए सेंट्रल लेवल पर बात हो रहा है, जो इंटरिम गवर्नमेंट होगा सेंट्रल लेवल पे, जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा हिंदू और मुस्लिम दोनों को। मतलब वायसराय का जो एक कार्यकारी परिषद होता था ना, अब उसमें बात कर रहा है कि जो एक हम सरकार बनाएंगे जो कि अंतरिम सरकार होगा, उसमें सेंट्रल लेवल पर यह सरकार बनेगा। और उसमें वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, वायसराय कार्यकारी परिषद, उसमें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों की इक्वल कर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बोला था कि यहाँ पे एक नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगा। कहाँ पे? सेंटर के लेवल पे, केंद्र में एक नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगा जिसमें केवल इंडियन ही मेंबर होगा। ठीक है, केवल उसमें इंडियन ही मेंबर होगा। तो एक नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में बात किया था, न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें केवल इंडियन ही रहेगा। राइट, अब इसी तरीके से देखते हैं कि और बातें क्या इन्होंने बोला था कि जितने भी पोर्टफोलियो होगा, मतलब देखिए पोर्टफोलियो होता है मिनिस्ट्री, मंत्रालय, यानी जितने भी मंत्रालय होगा जो पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो जो होगा उसमें सारे में इंडियन ही होगा, इंडियन ही का होगा, इंडियन ही का मौजूदगी होगा। ठीक है, इंडियन ही का मौजूदगी होगा।
जितने भी पोर्टफोलियो होगा उसमें इंडियन का मौजूदगी होगा। तीसरा प्रोविज़न ये था। यहाँ पे एक्सेप्शनल ये बोला था कि जैसे कि जो डिफेंस है, ठीक है, जो डिफेंस है और जो वाइसरॉय होगा ये ब्रिटिश सर होंगे, ये ब्रिटिश के लोग होंगे, जैसे कि डिफेंस में, और प्लस वाइसरॉय, ठीक है। तो ये हो गया बेबल प्लान। तो दोस्तों यहाँ पे अब एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की इक्वल बात करने लगा कि मतलब जो वाइसरॉय कार्यकारी परिषद है उसमें हिंदू मुस्लिम इक्वल रहेगा। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा सेंट्रल लेवल पे एक नया बनाया जाएगा, उसमें इंडियन ही मेंबर होंगे। साथ ही जितने भी पोर्टफोलियो होगा, ठीक है, जितने भी पोर्टफोलियो होगा उसमें एक्सेप्शनल था कि वाइसरॉय और डिफेंस ये ब्रिटिशर्स होंगे, बाकी सारे लोग इंडियन ही होंगे। यानी अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, अब ये जो चीज़ें हो रहा है ये हमारे कंप्लीट फ्रीडम की बातें होने लगा। अब यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस ही है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस देख रहे हैं, डिफेंस जो है ये डिफेंस है ब्रिटिश के अंदर में ही है। अब वाइसरॉय की जो पोस्ट है वो भी ब्रिटिश के अंदर में ही है। अब ये तीन जो था ये प्रोविज़न था, ये प्रोविज़न से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेबल प्लान एक्चुअली क्या था। तो बेबल प्लान यही था कि हिंदू मुस्लिम को वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात किया गया था। सेंटर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगा, सारे पोर्टफोलियो पे इंडियन रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बेबल प्लान को ही शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, शिमला समझौता इसे बोलते हैं, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस यानी शिमला में बैठक जो हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस। अब ये शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है वो आपको बता देते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या था। एक्चुअली शिमला कॉन्फ्रेंस दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाया था, और उसकी वजह क्या है वो सब बताते हैं। उसमें कुछ इशू था। तो इस शिमला कॉन्फ्रेंस में 22 पॉलिटिकल पार्टी भाग लेता है, ठीक है। 22 पॉलिटिकल पार्टी जो देश में पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी था वो सब भाग लेता है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेन जो था इशू क्या था, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन जो वाइसरॉय काउंसिल है मतलब उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात किया जा रहा था। तो सबसे पहले जो इशू जो उलटता है, जो इशू जो है इशू से पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लीडर भाग लिए थे। तो यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से जो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सी राजगोपालाचारी जी भाग लिए थे। मुस्लिम लीग से यहाँ पे जिन्ना भाग लिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आखिर यहाँ पे इशू क्या था कि ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस जो था आखिर ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाया। तो यहाँ पे इशू जो था कि मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग जो था वो क्लेम कर रहा था कि जो मुस्लिम जो हैं मतलब पूरे भारत भर में, पूरे इंडिया के जो मुस्लिम है, जो इंडिया के जो मुस्लिम है, ठीक है, उसका सोल रिप्रेजेंटेटिव मैं ही हूँ, मैं उसका प्रतिनिधित्व केवल मैं ही करता हूँ, कांग्रेस नहीं करता है। कांग्रेस हिंदू को प्रतिनिधित्व करता है। मुस्लिम लीग क्या बोल रहा था कि जितने भी मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम इंडिया में है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो केवल मैं करता हूँ, वो केवल मैं करता हूँ, और इसीलिए मुझे ही इस पे राइट्स है। बाकी कांग्रेस जो वो हिंदूवादी पार्टी है, तो कांग्रेस ने इस बात को नकार दिया। कांग्रेस का मानना यह था कि भाई आप मुस्लिम कर रहे हो, आप अपने को मुस्लिम पार्टी बता रहे हो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो सेकुलर पार्टी हूँ। अब मेरे पार्टी में जो मुसलमान हैं वो मुसलमान अगर मेरे पार्टी के अंदर में ही है तो वो आपको नेता क्यों मानेगा। और एग्जाम्पल ये देखेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये सब तो मुस्लिम थे लेकिन था किस में, कांग्रेस पार्टी में। तो इसीलिए ये इशू था, ठीक है, ये इशू था क्योंकि अब यहाँ पे मुस्लिम लीग जो था वो ये बोल रहा था कि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जो बात किया गया था। जैसे कि आप देखेंगे कि जो शिमला जो प्रोविजन था जिनमें ये बात बोला गया था कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे कि वाइसरॉय की जो कार्यकारी परिषद है, यानी वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है दोस्तों कार्यकारी, और काउंसिल होता है परिषद। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें बोला था उस प्रोविजंस के अंदर में कि हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर रहेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे ये बातें हो रहा था कि जो मुस्लिम लीग जो था वो बोल रहा था कि अगर 15 हिंदू रहेंगे तो 15 मुस्लिम रहेंगे, और ये 15 मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम लीग के थ्रू रहेंगे। और कांग्रेस ये बोल रहा था कि देखिए, कांग्रेस ये बोल रहा था कि जितना भी आबादी है उसके यहाँ पे उसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए।
तो यही इशू हो गया, इसी वजह से ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो था वो फेल हो गया आपका। ठीक है, तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस इसी वजह से फेल हो जाता है आपका। तो अब शिमला समझौता जो था वो फेल हो जाता है आपका। तो उसके बाद में यहाँ पे जनरल इलेक्शन होता है, यानी चुनाव होता है। ये चुनाव जो होता है आपका, ठीक है, जनरल इलेक्शन जो है ये आपका 1945-46 में कंडक्ट होते हैं, 1945-46 में। अब ये इस चुनाव में क्या होता है वो आपको थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिससे कि क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। इसके लिए मुझे एक मैप का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैप के थ्रू समझाता हूँ कि कांग्रेस कहाँ कहाँ पे उसके विनिंग था, कहाँ कहाँ पे कांग्रेस जीता है, कहाँ पे मुस्लिम लीग जीता है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है दोस्तों, शायद इमेज ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, रुक जाइएगा, देख लेता हूँ एक बार। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास मैप हो तो। दोस्तों मैप तो है, लेकिन ये मैप आप देख रहे हैं ये 1937 का इलेक्शन का है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, इसमें ये जो डिटेल जो है 1937 के हिसाब से है, लेकिन 1945-47 में चुनाव में क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस चुनाव में क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन होता है आपका, ये जनरल इलेक्शन होता है आपका 1945-46 के अंदर में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सेंट्रल लेवल पर ये जो इलेक्शन होता है आपका कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, तो ये सेंट्रल असेंबली के अंदर में देखेंगे ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये सेंट्रल असेंबली यहाँ पे कांग्रेस को जो वोट प्रतिशत जो है कांग्रेस को वो 91.3% आता है, 91.3%। ठीक है, और ये होता है जनरल सीट पे, जो जनरल सीट मीन्स कि जहाँ पे रिजर्व सीट नहीं था वहाँ पे इसको जो वोट आता है, वोट परसेंटेज वो 90.1% आता है, 91.3%। ठीक है, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग को देखेंगे, मुस्लिम लीग को अगर देखते हैं हम लोग तो मुस्लिम लीग को यहाँ पे आता है कि जितने भी मुस्लिम जो सीट जो था, जो भी मुस्लिम सीट जो था, मुस्लिम सीट वहाँ पे मुस्लिम लीग जीत जाता है, जितने भी मुस्लिम लीग का सीट जो था। तो और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि ये था सेंट्रल लेवल का इशूज़, ये था सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, प्रोविंस के अंदर में ही इलेक्शन हुआ था। अब प्रोविंस में क्या होता है वो आपको बता देते हैं। देखिए प्रोविंस में जो चुनाव हुआ था उसमें देखेंगे, ठीक है, तो प्रोविंस में चुनाव हुआ था तो वहाँ पे आप देखेंगे कांग्रेस जो है दल है, कांग्रेस यहाँ पे बॉम्बे में कांग्रेस सरकार बनाने में जो सफल हो पाता है, बॉम्बे हो गया, उसके बाद मद्रास हो गया, मद्रास प्लस आप देखेंगे कि बिहार और उसके बाद में उड़ीसा और फिर देखेंगे सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस। दोस्तों ये सेंट्रल प्रोविंस मतलब आज के जो मध्य प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़े क्षेत्र पे कांग्रेस ने सरकार बनाई जिसमें कि बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश और यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी, साथ साथ ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर
जो यहाँ पे कश्मीर वाला जो ये वाला जो क्षेत्र है, आप ऐसे देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो यहाँ पे कांग्रेस को 30 सीट आता है, 30 सीट आता है, ठीक है। अब ये चीज़ था किसके साथ, ये था कांग्रेस के साथ में। अब मुस्लिम लीग के साथ में क्या होता है, मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के साथ में ये होता है कि मुस्लिम लीग 3 जगह कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है, यानी गठबंधन के साथ में, जिसमें कि ये कोलिशन यहाँ पे कांग्रेस भी बनाता है दोस्तों। ये बनाता है पंजाब के अंदर बनाता है, जिसमें कि कांग्रेस की तरफ से अकाली दल, यूनियनिस्ट पार्टी, यानी ये पार्टी मिलकर कोलिशन बनाता है। अब मुस्लिम लीग के साथ में क्या है, मुस्लिम लीग यहाँ पे देखते हैं कि बंगाल में, सिंध में, साथ साथ जो 17 सीट जो था, देखिए बंगाल प्लस सिंध में जाके देखते हैं, सिंध में, और प्लस जो 17 जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का सीट जो है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ से आपको एक डिवीज़न नज़र आएगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को 91.3% वोट पड़ता है, 91% मान के चलिए कि इसको वोट मिलता है कांग्रेस को, और मात्र मुस्लिम लीग को कितना वोट मिलता है, केवल 9%, ठीक है, सेंट्रल लेवल में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो प्रोविंस का जो चुनाव होता है, प्रांत लेवल में यानी स्टेट का चुनाव जो होता है, उसमें भी मुस्लिम लीग काफ़ी बुरी तरह से पछड़ जाता है। उनको बंगाल, सिंध और साथ ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही मतलब रिजर्व कर पाता है अपने सीट्स को। तो इससे आप देखते हैं इनके मन में जो एक निराशा का जो भावना जो था, इन्हें ये लग रहा था कि अगर हम साथ में रहेंगे तो कभी भी हम कांग्रेस को बीट ही नहीं कर पाएंगे। अब इसीलिए ये लोग अलग अलग का प्लान करने लगता है कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि अब हम कांग्रेस साथ रहेंगे तो हम जीत ही नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम लीग में ये देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस यहाँ पे गेन कर रहा था, कांग्रेस अपनी जो उनकी पकड़ जो था, पॉलिटिकल पकड़ वो बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग अपना जो पॉलिटिकल जो पावर था वो लूज कर रहा था, और इसीलिए ये इशू बढ़ता चला गया, और एंड ऑफ डे देश में बंटवारा हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे एक चीज़ और, जो यहाँ पे जो रिवोल्ट जो हुआ था, जो आरएनए का रिवोल्ट जो हुआ था, वो सब सारी चीज़ें देखेंगे, और वो भी चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि वो सब चीज़ें क्या है और किस तरीके से काम हुआ है, ठीक है। थोड़ा आप पानी वानी पी लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। आज दोस्तों सोचते हैं कि सारी चीज़ ख़त्म करें और फिर जो चीज़ें होगा। तो एक जो हमारे सामने में आता है वो आता है, एक रिवोल्ट हुआ था, आरएनए का रिवोल्ट हुआ था। इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, ये 3-4 दिन तक रिवोल्ट चला था, जिसमें कि सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सॉर्ट आउट करवा दिया था, ठीक है। तो शायद यही पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिवोल्ट में, तो ये केवल 3-4 दिन तक रिवोल्ट चला था, तो शायद हमें उतना इसको नहीं ध्यान दे रहा। अब हमारे लिए ज़रूर होता है कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कैबिनेट मिशन को। राइट, तो देखिए ये कैबिनेट मिशन आपका आता है कब, 1946 में। तो अब हम समझते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आपका आता है 1946 में, ठीक है। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ये सारी चीज़ें वो फेल होने के बाद में आप कैबिनेट मिशन से रिलेटेड जो फैक्ट है, जो हमें जानना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें हम जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कैबिनेट मिशन में जो 3 जो मेंबर जो होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन लेके आता है, आपसे उसका नाम पूछ लेता है, उसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि आखिर उसको लीड कौन कर रहा था, तो कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। ये कैबिनेट कहाँ से, कैबिनेट मिशन एक्चुअली है क्या, तो ये ब्रिटिश सरकार भेजता है अपने कैबिनेट के मिनिस्टर
एक मतलब एक डेलीगेशन के रूप में आता है, आज उसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में 3 जो ब्रिटिश के जो कैबिनेट मिनिस्टर था वही लोग था। तो उसका नाम क्या है वो थोड़ा समझाते आपको। एक का नाम था पेंथिक लॉरेंस, यानी लॉरेंस हम मान सकते हैं इसे, लॉरेंस। दूसरा आपका जो था पेंथिक लॉरेंस के बाद में आपका था यहाँ पे अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर हो गया। अब इसके बाद में था क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स, ठीक है। तो आपका ये 3 जो मेंबर जो था आपके एग्ज़ाम में ये 67 68 बीपीएससी में इसका एग्जैक्ट नाम ही पूछ लिया था कि कैबिनेट मिशन में कौन था। तो यहाँ पे पेंथिक लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए ना आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं, KAL, क्योंकि इसका नाम पूछ लेता है इसलिए आप इसका नाम के थ्रू याद कर लेंगे, KAL, मतलब काल, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे और आपका ये कैबिनेट मिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आप उसे कर लेंगे। अब हम समझते हैं कि ये कैबिनेट मिशन में था क्या आखिर, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में क्या था वो आपको समझा देते हैं कि आखिर इसमें था क्या। कैबिनेट मिशन 1946। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आखिर इसमें ऐसा ऐसा क्या प्रोविजन था जिसके थ्रू आप बातें होगा, राइट। तो अब यहाँ पे जो सारे जो सर्कमस्टेंसेस जो बन रहा था, जो सिचुएशन बन रहा था, वहाँ पे अंग्रेज़ को यहाँ इंडिया में रहना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लग रहा था। अगर मुश्किल लग रहा था तो फिर आप क्या करें जिससे कि चीज़ें स्मूथ हो सके, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, यहाँ प्रशासन करना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे जो बातें की गई थी कि जो इंडिया जो होगा ये यूनाइटेड होगा और इसमें जो इंडियन स्टेट के अंदर में जो फॉरेन की अफेयर जो है, डिफेंस ऊपर, देखिए यहाँ पे बातें अब ऐसा होने लगा कि कैबिनेट मिशन के अंदर में कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया इसमें फिलहाल में जो फॉरेन अफेयर जो है, मतलब फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया, इस पे अधिकार, मतलब इस पे ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा। ये बोला था अभी कैबिनेट मिशन के हिसाब से कि अभी हम लोग इसमें रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कैबिनेट मिशन में ही एक बात बोला था कि जो रेसिडरी जो पावर है वो ग्रुप में बांट दिया गया। साथ ही साथ इंडिया को ना उन्होंने डिवाइड किया था 3 ग्रुप में। अब 3 ग्रुप में कैसे डिवाइड किया था वो आपको समझा देते हैं। अगर मेरे साथ विजुअल्स होगा तो वो विजुअल के थ्रू आपको समझाते हैं। मेरे भी नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया को ऐसे डिवाइड किया गया था कि उनको ग्रुप में बांटा गया था। जैसे ग्रुप ए था, ग्रुप बी था, ग्रुप सी था। अब ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी क्या है, देखिए यहाँ पे ग्रुप बनाया था, ठीक है। ग्रुप ए था, ग्रुप बी था और ग्रुप सी था। वो भी आपको समझा देते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी क्या है, ठीक है। अब ये ग्रुप जो बना हुआ था, ग्रुप